बच्चों, गुड मॉर्निंग। अपार्ट फ्रॉम these service of banking by which I have told you in last video, है ना, there are few more services provided by the bank। ठीक है, जो सर्विसेज बताई गई हैं उनके अलावा कुछ और सर्विसेज भी हैं। यानी क्या हैं? अभी तक हमने क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी की बात करी थी, यानी और डेबिट कार्ड की, कि अगर हमारे बैंक में पॉजिटिव बैलेंस है, प्लस में पैसे हैं, उनको निकालने के लिए बैंक हमें वो कार्ड दे, एटीएम कार्ड, दिस इज कॉल्ड डेबिट कार्ड। क्योंकि वो डेबिट बैलेंस है हमारा, डेटर बैलेंस देने वाला, क्योंकि बैंक हमारा कौन है उस समय पर? डेटर। लेकिन अगर हमारे पास बैलेंस ही नहीं है, बैंक नेगेटिव में पैसे निकालने के लिए हमें फैसिलिटी दे, और उस फैसिलिटी के लिए जो कार्ड प्रोवाइड किया जाता है, दिस इज कॉल्ड द क्रेडिट कार्ड, है ना। क्रेडिट का मतलब उधार, लोन वाला कार्ड, है ना। एक्चुअल में लोन ही तो है वो। लेकिन अब और सर्विसेज पढ़ते हैं, जैसे एनईएफटी, आरटीजीएस, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। देखो, मिस्टर ए एक कस्टमर ऑफ बैंक, है ना, बैंक का कस्टमर है, इसका अकाउंट भी है यहाँ पर, और ये मिस्टर जेड, इसका भी अकाउंट है। ये मिस्टर जेड, इसका अकाउंट या तो इस बैंक में होगा या दूसरे बैंक में होगा, मे बी, है ना, आइदर इसमें और आइदर इसमें, कहीं भी हो सकता है। अब इसको क्या करना है? इसको अपने अकाउंट से इसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। पैसे ट्रांसफ़र कर देना। लेकिन जनरली पेटीएम ये तो चलते ही हैं, ये तो ऐप मेथड है। बड़ी अमाउंट ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हम इससे, ज़्यादा बड़ी। लेकिन फिर भी एक और मेथड आता है, एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। बैंक से जाकर, अब देखो, हाँ, हमने एटीएम से ट्रांसफ़र कर दिया, क्या है ये? एनईएफटी तो कह सकते हैं इसको, है ना, कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में जब ये अभी से पहले, जब ये ऐप नहीं थी हमारे पास, तो हमें क्या करना होता था? बैंकिंग जो ऐप होती थी उनका यूज़ किया करते थे, या बैंक में जाकर हम एनईएफटी कराया करते थे। बैंक में जाकर एक फॉर्म फिल करा करते थे, एनईएफटी फॉर्म, तब हम उसको ऑटोमेटिक वहाँ से उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करने का बैंक से प्रोसीजर कराते थे, है ना, जब ये ऐप नहीं थी। अब तो ऐप भी आ गई हैं, इनके थ्रू भी हम इनको ट्रांसफ़र करते हैं, है ना बच्चों। तो कुल मिलाकर ये दो तरह के ट्रांसफ़र सिस्टम है। या तो हमको बड़ी अमाउंट ट्रांसफ़र करनी होती है, जिसमें मिनिमम लिमिट होती है, यानी 2 लाख से कम ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, उससे ज़्यादा ही करने होते हैं। यानी मिनिमम बैलेंस ट्रांसफरेशन क्या है? 2 लाख रुपए। तो ये भी बिजनेसमैन है, ये भी बिजनेसमैन है, इसको इसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करने, लेकिन कंडीशन लगी हुई है कि 2 लाख से कम नहीं कर सकता ट्रांसफ़र, इससे ज़्यादा ही करेगा। तो क्या होता है वो? आरटीजीएस, है ना। और अगर मिनिमम ट्रांसफ़र की कोई कंडीशन नहीं है, यानी 2 लाख की कंडीशन नहीं है, 1 रुपये भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, है ना, तो क्या कहते हैं हम उसको? एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। मेथड क्या है भाई? इलेक्ट्रॉनिक मोड करते हैं ना बहुत सारे, तो एनईएफटी तो है वो, पढ़ते हैं बेटा थोड़ा सा, है ना। अंडर दिस फंड इज डायरेक्टली ट्रांसफर फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट, यानी इसके अकाउंट से इसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है पैसा, ना तो इसके हाथ में आता ना इसके हाथ में आता। अब तो हम ऐप का भी यूज़ कर रहे हैं, तो दिस इज द काइंड ऑफ एनईएफटी, है ना। डायरेक्ट ट्रांसफर हेल्प बोथ पार्टी फ्रॉम इनकन्वीनियंस ऑफ ड्रॉइंग चेक, यानी इसको पैसे निकालने पड़ेंगे पहले बैंक से, तब इसके अकाउंट में डालने पड़ेंगे। क्यों करें ऐसा? एक काम करो, इसके अकाउंट से सीधा इसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करा दो। बाहर बैंक से पैसा निकालो, फिर जाकर दूसरे के अकाउंट को में डालो, तो इसकी वजह हम डायरेक्ट ही हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं, अपने अकाउंट से माइनस कराए, इसके अकाउंट में प्लस करा दे। दिस इज कॉल्ड द एनईएफटी, है ना, डिपॉजिटिंग चेक एक्सेट्रा। द की डिफरेंस बिटवीन एनईएफटी एंड आरटीजीएस इज ऑन द ग्रॉस सेटलमेंट बेस, वेयर एनईएफटी इज द नेट सेटलमेंट। ग्रॉस और नेट का डिफरेंस है।
है ना। एनईएफटी में नेट सेटलमेंट होता है, यहाँ पर ग्रॉस सेटलमेंट होता है। अच्छा, द मिनिमम ट्रांसफ़र वैल्यू कितनी होती है आरटीजीएस की? 2 लाख रुपए। इस आरटीजीएस की कंडीशन कितनी है? 2 लाख रुपए मिनिमम है, लेकिन एनईएफटी में ऐसी कोई लिमिट नहीं है। और आरटीजीएस की ब्रांच कितनी है? वेयर 72,000 ओवर द ब्रांचेस वेयर एनईएफटी इज अवेलेबल इन 75,000 ब्रांचेस ऑफ बैंक। यानी बैंकों की फैसिलिटी, मैंने कहा कि एटीएम ये फ़ोन पे वगैरह जो चल रहे हैं ये काइंड ऑफ एनईएफटी है, एनईएफटी नहीं है। एनईएफटी की फैसिलिटी बैंक द्वारा ही दी जाती है हमेशा, है ना। तो कितनी बैंकों में दी गई है? 75,000 बैंकों में एनईएफटी की फैसिलिटी है और 72,000 बैंकों में, बैंक की ब्रांचों में आरटीजीएस की फैसिलिटी है। अच्छा, तो अब बेटा इसको एनईएफटी को बस इतना पढ़ें, और जिन जिन के बच्चे जो फादर तुम्हारे ट्रेडर हैं उनसे पूछना एक बार और कि कैसे कराते हैं एनईएफटी की ट्रांसफरेशन। प्रैक्टिकली देखना, एनईएफटी फॉर्म आता है ना, उसके थ्रू हमें कराने होते हैं। एनईएफटी इज द ऑर्डर पेपर गिवन बाय द कस्टमर टू ट्रांसफर देयर बैलेंस इनटू अदर अकाउंट, है ना। यानी उसके अकाउंट से माइनस करके दूसरे अकाउंट में कराना। चेक के थ्रू भी तो ऑर्डर कराते थे हम, यानी इसने चेक काट के दे दिया इसको, तो इसने इसको चेक दिया था, जब ये बैंक के पास जाएगा तब वो बैंक इस प्रोसीजर को करेगा। लेकिन ये नहीं गया, ना ही इसने इसको चेक दिया, ये खुद अपने कस्टमर बैंक के पास में गया, अपने अकाउंट से माइनस करे और डायरेक्ट इसके अकाउंट में प्लस कराए। तो 2 डिफरेंट प्रोसीजर हैं ये दोनों, ठीक है। अब देखो, आरटीजीएस आर फंड ट्रांसफर सिस्टम वेयर द ट्रांसफर ऑफ मनी और सिक्योरिटी टेक ए प्लेस फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक ऑन रियल टाइम। यानी क्या कह रहे हैं? रियल टाइम और ग्रॉस बेसिस पढ़ते हैं। सेटलमेंट इन रियल टाइम मतलब, देखो एनईएफटी का मतलब तो उसी टाइम हो जाता है, तुरंत सेटलमेंट। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? मीन्स द पेमेंट ट्रांजेक्शन इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी वेटिंग पीरियड। यानी जो पीरियड बताया गया है, वेटिंग पीरियड नहीं है यहाँ पर, है ना। तो रियल टाइम क्या कहता है? सेटलमेंट इन रियल टाइम मीन्स नॉट सब्जेक्ट टू एनी वेटिंग पीरियड। यहाँ वेटिंग पीरियड नहीं होता ना कि पहले वेटिंग लग जाती है कि पहले उनका काम होगा फिर तुम्हारा होगा। यहाँ वेटिंग पीरियड नहीं है, जो भी डिटरमाइन फॉर्मेट है उस टाइम पर ही ट्रांसफर होगा। और एनईएफटी में अभी बिल्कुल हमने अभी डिडक्ट करे, अभी प्लस तुरंत वहाँ पर, ठीक है। द ट्रांजेक्शन आर सेटल्ड एज सून, हो जाएगा जल्दी, एज दे आर प्रोसीड, यानी जैसे ही वो प्रोसेस करते हैं तब हो जाता है, लेकिन तुरंत नहीं होता। ग्रॉस सेटलमेंट मीन्स द ट्रांजेक्शन इज सेटल ऑन 1-to-1 बेसिस विदाउट बंचिंग एंड नेटिंग देम विद एनी अदर ट्रांजेक्शन। यानी ये क्या कहते हैं? बंचिंग देम टू एनी अदर ट्रांजेक्शन। यानी इसमें कह रहे हैं कि इसमें और किसी ट्रांजेक्शन्स को बंच हम नहीं कर रहे हैं, उसको हम डिडक्ट नहीं कर रहे हैं। ये ग्रॉस सेटलमेंट है यहाँ पर, ठीक है। चलो फीचर पढ़ते हैं, फीचर से क्लियर हो जाएगा। द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इज कंट्रोल बाय, कौन करता है? आरबीआई। देयर इज नो फिजिकल एक्सचेंज ऑफ मनी, कोई फिजिकल एक्सचेंज नहीं होता, अकाउंट से अकाउंट में ही ट्रांसफर होते रहते हैं। द आरटीजीएस सिस्टम इज सूटेड फॉर द हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन, कम से कम 2 लाख रुपए की है। बड़ी ट्रांजेक्शन में क्या यूज करते हैं? आरटीजीएस। छोटी ट्रांजेक्शन में क्या यूज करते हैं? एनईएफटी। कौन यूज करता है? इंडिविजुअल्स, हाउस होल्ड यूज करते हैं या बिजनेसमैन यूज करते हैं? हमेशा बिजनेसमैनों का ही काम है ये यूज करना, ठीक है। हम तो लोग पेटीएम और फोन पे से ही ट्रांसफरेशन कर देते हैं। दिस इज नॉट आरटीजीएस। ये तो पब्लिक हाउस होल्ड है उनको फैसिलिटी दी है। बिजनेसमैन के लिए ट्रांसफर का जो जरिया है वो आरटीजीएस और एनईएफटी ही है। मैंडेटरी है, बहुत सारी जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उसमें यही मैंडेटरी है कि आरटीजीएस ही करानी है, मिनिमम अमाउंट 2 लाख रुपए से। लेकिन अगर उससे कम में है तो एनईएफटी करानी है। यानी बिजनेसमैन के लिए 2 ही कंडीशन, एनईएफटी या आरटीजीएस, ठीक है। आगे देखो, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, जहाँ पर हम एटीएम में जाते हैं, जिस मशीन से पेमेंट निकालते हैं, दिस इज कॉल्ड द ऑटोमेटिक टेलर मशीन, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कैश, डिजिटल कैश, इट इज़ द न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम। हाँ, अब आई बात, ये है पेटीएम और फोन पे वाला सिस्टम। ई कैश इज यूज ओवर द इंटरनेट, ईमेल, पर्सनल कंप्यूटर और मोबाइल। द वर्क डिजिटल कैश वर्क इज सिमिलर दैट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांजेक्शन डन बिटवीन द बैंक, है ना।
द यूजर मस्ट हैव ई कैश सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, पेटीएम, भीम ऐप एंड ई कैश बैंक अकाउंट फ्रॉम वेयर ई कैश एंड कैन विड्रॉ द डिपॉजिट। समझ में आई बात? बिजनेसमैन के लिए दो ही फैसिलिटी है, एनईएफटी मैंडेटरी बाय लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए, यानी अगर बाय लॉ, इनकम टैक्स लॉ, यानी और भी बहुत सारे लॉ बिजनेसमैन पर जो जो लॉ लगते हैं उनके हिसाब से उसे दो ही तरह से पैसे ट्रांसफर करने हैं, लेन देन जो करना है दो ही मेथड से करना है, एनईएफटी से या आरटीजीएस से, है ना, और चेक से भी कर सकता है। लेकिन मैं इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर की बात कर रहा हूँ, चेक इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, चेक तो फिजिकल फंड ट्रांसफर होता है ना, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर का मेथड क्या है ये। लेकिन अगर हम बात करें हाउस होल्ड की, तो ये फैसिलिटी हाँ कौन यूज़ करता है, हाउस होल्ड करता है, कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक कैश, है ना, या डिजिटल कैश बाय यूजिंग द फोन पे ऐप और पेटीएम ऐप। समझ में आती है? हाँ समझ में आती है, पढ़ो जल्दी से इनको, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं बच्चों, जल्दी से रीड आउट करो। तो बच्चों अगले हम टॉपिक पर चलते हैं, एक और सर्विसेज हैं इंश्योरेंस सर्विसेज। बैंकिंग सर्विसेज हमने डिफरेंट टाइप ऑफ बैंकिंग सर्विसेज देखी थी, क्या थी, या तो चेक फैसिलिटी मिलती है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, इशूइंग लोन, है ना, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी, डेबिट कार्ड फैसिलिटी, ये डिफरेंट टाइप ऑफ फैसिलिटी थी जो बैंक द्वारा दी गई थी, ये सब सर्विसेज थी। अब एक और सर्विसेज के बारे में बात कर रहे हैं हम, इंश्योरेंस सर्विसेज की। इंश्योरेंस, है ना, हम उन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं जो सब कुछ नेचुरली हमारे आसपास ही हैं, इंश्योरेंस भी होता है। अब देखो होना क्या है, एक कंपनी होती है इंश्योरेंस कंपनी, मैं कुछ भी ले सकता हूँ, LIC, या मान लेते हैं कोई भी कंपनी है ना, ये मिस्टर ए, इसने इंश्योरेंस कराया, है ना, ये लो, एक रिटन पेपर पर एग्रीमेंट मिलता है। इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, कंडीशनल जो लिखी होती है इस पर लिखी होती है ना, वही तो इंश्योरेंस होता है, ये लो। अब कब होगा, या तो इसका एनुअल प्रीमियम दिया गया होगा, प्रीमियम क्या होता है कि इस इंश्योरेंस को कराने में जो हमने चार्ज दिए, दिस चार्ज इज कॉल्ड प्रीमियम, है ना भाई। इंश्योरेंस भी दो तरह के होते हैं, ये जो मैं बात कर रहा हूं इसको इंश्योरेंस की, या तो LIC होता है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, है ना, या होता है GIC, जो लाइफ से संबंधित होते हैं, लाइफ, वो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम होते हैं। और दो जनरल इंश्योरेंस होते हैं बाकी सबके, जैसे हमने कार का इंश्योरेंस कराया, बाइक का इंश्योरेंस कराया, है ना, और भी डिफरेंट टाइप ऑफ इंश्योरेंस है, वो आते हैं अंडर द कैटेगरी ऑफ GIC। समझ में आती है बात? LIC लाइफ के लिए, जैसे हमने अपनी लाइफ का इंश्योरेंस कराया, क्या है, हमने नहीं, मिस्टर ए ने, है ना, इसको मारेंगे हम तो, कि अगर इस LIC की टर्म्स के अकॉर्डिंग मानो 20 साल का इंश्योरेंस कराया, ठीक है, 20 साल का, कि 20 साल के अंदर अगर इसकी डेथ हो जाए, इवेंट ऑफ डेथ, तो ये कंपनी वाले इसको क्या देंगे, इसको देंगे 50 लाख रुपए, है ना। इसके बदले में ए इसको क्या देगा, ए इसको देगा हर महीने 6 महीने में या 3 महीने में प्रीमियम, जिसे हम कहते हैं किस्त,
इंश्योरेंस की, दिस इज द प्रीमियम। एक फिक्स अमाउंट हो सकती है ना, फिक्स अमाउंट ऑफ प्रीमियम होता है। समझ में आती है बात कि हर महीने, 6 महीने या एनुअली भी हो सकती है। इसने ये एग्रीमेंट पेपर यानी इंश्योरेंस पेपर साइन कराया जिसे कहते हैं बॉन्ड, है ना, इसको हम बॉन्ड कहते हैं। बॉन्ड मीन्स द एग्रीमेंट पेपर, इंश्योरेंस बॉन्ड है ये, बाउंडेशन, ये बंदिश हो गए एक दूसरे के लिए कि ये हर महीने या 6 महीने इसको कुछ फिक्स अमाउंट देगा, दिस इज कॉल्ड द प्रीमियम। और ये बाउंड है इन द इवेंट ऑफ डेथ, इसको 50 लाख देगा। अच्छा, 20 साल में अगर इसकी डेथ हो जाती है तो 50 लाख रुपए मिलते हैं। लेकिन अगर डेथ नहीं होती है तो भी इन्होंने कहा कि अगर डेथ नहीं भी होती है तो हम आपको 5 लाख रुपए देंगे। ठीक है, 2 कंडीशन बनी, डेथ होगी तो 50 लाख, नहीं होगी तो 5 लाख। जनरल इंश्योरेंस क्या होता है? जनरल इंश्योरेंस, मिस्टर जेड एक बिजनेसमैन है या इसकी एक कार है, ये लो कार है, इस कार का इंश्योरेंस कराया है ना, ये वाला, तो इसने ये इंश्योरेंस कराया होगा किस लिए कि 1 साल के अंदर, जनरली ये 1 ईयर के होते हैं, कि अगर इसको एक्सीडेंटल लॉस होता है किसी भी तरह का, तो इसका जो लॉस होगा वो कौन देंगे? इसका लॉस ये कंपनी वाले देंगे इसको। ठीक है, इसके बदले में जेड क्या देगा इनको? इनको जेड 2000 रुपये देगा। ये प्रीमियम 2000 रुपये, इसका प्रीमियम हो गया ये 2000। ठीक है, लेकिन अगर एक्सीडेंट लॉस होता है, अगर एक्सीडेंटल लॉस होता है, मैं राइट लगा दूं, होता है तो क्या मिलेगा? रिकवर मिलेगा इनको, यानी पैसा मिलेगा। और अगर नहीं होता है तो नथिंग, कुछ नहीं मिलेगा। 2 तरह के हो गए, लॉस होगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। यहां लॉस होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो भी कुछ मिलेगा। अब एक बात बताओ, ए ने इंश्योरेंस कराया, दिस इज कॉल्ड इंश्योरी, है ना, दिस इज कॉल्ड इंश्योरी। और दिस इज कॉल्ड, कंपनी को क्या कह रहे हैं? इंश्योरर। इसको हम कहेंगे इंश्योरर। इंश्योरेंस कराने वाला इंश्योरी, इंश्योर, है ना, या इंश्योर कह सकते हैं हमको। मैं लो एक और नाम ले देता हूं, इंश्योर। और इंश्योरर कौन है? करने वाला, है ना। इंश्योर्ड, ये लो डी और लगा लो क्योंकि हो गया ये श्योर्ड है, टेंशन फ्री है, हो जाता है ना इंश्योरेंस कराने के बाद। और ये क्या है? ये पॉलिसी है, ये इंश्योरेंस पॉलिसी है जिस पर इसकी कंडीशंस लिखी होंगी कि क्या क्या होगा। समझ में आती है बात? हाँ, समझ में तो आती है थोड़ी थोड़ी। चलो, द इंश्योरेंस इज द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट मतलब एग्रीमेंट। अब देखो, कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में डिफरेंस क्या होता है? एक और बात, एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये बुक में नहीं है, मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं। (1872) 1872 में बना था ये कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, ये तो बहुत पुराना हो गया, है ना। हाँ बेटा, अंग्रेजों के टाइम का है ये जेलर अंग्रेजों के टाइम का है, सही है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जब ए और बी, चाहे वो कोई भी हो, बी कंपनी हो या कोई इंडिविजुअल व्यक्ति हो, इन दोनों के बीच में कोई बातें लिखी गई हों, कोई बातें तय होती हों, समझ में आती है, और वो बातें एक पेपर पर लिखी गई हों,
जो भी इनके बीच में बात होती है उसे कहते हैं हम एग्रीमेंट, है ना, इसको हम एग्रीमेंट कहते हैं। यानी ए ने कुछ कहा बी से, बी ने कुछ सुना ए से, दोनों के बीच में समझौता हुआ, कुछ बातें तय हुई और वो लिखत में हुई, दोनों ने अपनी सहमति दी उस पर, है ना, सिग्नेचर कर दिए। दिस इज कॉल्ड एग्रीमेंट और दिस एग्रीमेंट इज एनफोर्स बाय, है ना, एनफोर्स बाय लॉ। लॉ कौन सा? ये वाला लॉ। यानी जब इस पर कानून अपनी सहमति दे दे। कब देगा कानून अपनी सहमति? जब हम इस एग्रीमेंट को, पेपर को जाकर नोटरी में जाकर नोटरी ऑफिस में जाएंगे और इस पर मोहर लगवा लेंगे नोटरी पब्लिक की, है ना। यानी इस पर कानूनी प्रोसीजर पूरा कर लेंगे। अभी तो ये इन दोनों के बीच में लिखा गया था, जब तक लिखा गया था तब तक ये एग्रीमेंट था, लेकिन जब हमने इस पर कानूनी कार्रवाई कर ली, यानी स्टैम्प पर लिखवाया और उस पर जो भी काम होने थे तहसील में जाकर कराते हैं ना स्टैम्प पर, दिस इज द एनफोर्सेबल बाय लॉ, है ना। जब ये एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आती है बात? तो ये एनफोर्सेबल बाय लॉ है, कॉन्ट्रैक्ट है। तो आ गया ना एक छोटा सा वर्ड कॉन्ट्रैक्ट। इंश्योरेंस इज द कॉन्ट्रैक्ट, है ना, बिटवीन द इंश्योरर ये एंड इंश्योर्ड वो मिस्टर ए या ये मिस्टर जेड, है ना, इन विच इंश्योरर एग्रीज। कौन एग्री हो रहा है? ये, कि जब भी तुम्हें लॉस होगा तो उस लॉस की भरपाई हम करेंगे। ये मैंने ये, है ना, कभी मुझसे कराओ। टू मेक द गुड्स लॉस, यानी गुड्स तो इसका था, उसकी लाइफ थी, वो तो खुद ही गुड्स बन गया, है ना। ऑफ इंश्योर्ड ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज कंसिडरेशन, है ना। क्या है कंसिडरेशन? जो इसके बदले में इसको मिलेगा। क्या मिलेगा इसको? प्रीमियम मिलेगा इसको, है ना। ऑफ रेगुलर पेमेंट कॉल्ड प्रीमियम, हर रेगुलर इंटरवल में मिल रहा है। ये हर साल देता है, इसको देता ना। एक साल में एक बार कराना होता है, जिस साल नहीं करोगे उस साल में डिस्कनेक्ट हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट इनका, ठीक है। दिस एग्रीमेंट इज कॉल्ड, या एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, है ना। तो मैंने एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस बता दिया। इस पर लॉ अफेक्टेड है नहीं है, इस पर लॉ अफेक्टेड है, ठीक है। इंश्योरेंस कौन है? इंश्योरर कौन है? ये होता है इंश्योरर, पढ़ लेना इसको, ठीक है। इंश्योर्ड कौन है? वो, ठीक है। हैपनिंग ऑफ इवेंट, घटना जो होगी तब मिलेगा, यानी इसका कार का एक्सीडेंट हो जाए या वो निपट जाए, है ना, तब। और प्रीमियम क्या है? ये क्रीम, ठीक है। बस आज की वीडियो में इंश्योरेंस को इतना समझेंगे, इसके बाद इसकी प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस पढ़ेंगे, है ना। ठीक है बेटा।